हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम सीटेट के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और उसमें सबसे पहले करेंगे हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन आंसर। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो अर्जन हुआ भाषा ग्रहण करना, विकास उस भाषा को विकास करना। जैसे बच्चा स्टार्टिंग में बोलना सीखता है माँ पापा, फिर धीरे धीरे उनसे संबंधित और वर्ड भी बोलना शुरू करता है बच्चा। उसकी भाषा के अर्जन और विकास की सर्वाधिक संवेदनशील यानी कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा भाषा के प्रति संवेदनशील होगा, यानी सबसे ज्यादा भाषा सीखेगा बच्चा उस अवस्था में। वो अवस्था हमें बतानी है। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? पहला ऑप्शन दिया जन्म पूर्व अवधि, ठीक है। दूसरा दिया प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा दिया मध्य बाल्यावस्था और 4 नंबर पे दिया किशोर अवस्था। तो जन्म पूर्व अवधि, क्या जन्म से पहले ही बच्चा भाषा सीख जाता है? नहीं, नहीं सीखता जन्म से पहले। जन्म लेने के बाद में कुछ ही टाइम के बाद में बच्चा भाषा सीखना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। अब ये प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो प्रारंभिक जो हमारी बाल्यावस्था होती है वो होती है लगभग 3 वर्ष से स्टार्ट होती है और 6 वर्ष तक मानते हैं हम उसको। तो यही सबसे अच्छी अवस्था है भाषा सीखने की। इसमें ही बच्चा बोलना स्टार्ट करते हैं, नए नए शब्दों को उपयोग करना सीखते हैं कि कैसे कौन सा शब्द कहाँ बोलना है, कैसे बोलना, वो सब बच्चा इसमें सीखता है। तो भाषा के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील अवस्था हो गई है। 3 नंबर पे क्या दिया? मध्य बाल्यावस्था। तो मध्य बाल्यावस्था कहाँ से स्टार्ट होगी? यानी 6 से 8 या 9 वाला वो लगा लीजिए, ठीक है। इसमें तो बच्चा भाषा सीख जाता है, ठीक है। उसका उपयोग करना उसको नहीं आता शुद्ध रूप से, वो बात अलग है, पर भाषा तो बच्चा सीख जाता है पहली ही अवस्था में। यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो भाषा के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील अवस्था है, ठीक है। मध्य बाल्यावस्था में बच्चा भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करना सीखता है, ठीक है। 4 पे दिया क्या है? किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था तो नहीं, यानी पहला और जो लास्ट ऑप्शन है वो तो कहीं कहीं पे भी नहीं आएगा। बचे 2 और 3। तो जो 2 नंबर जो ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, वो सबसे उपयुक्त ऑप्शन है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? फर्स्ट का 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? सबसे पहले पता होना चाहिए लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने एक सिद्धांत दिया था, कौन सा सिद्धांत? नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या किया? एक कहानी सुनाई थी, ठीक है, हिंज की दुविधा वाले की। इसको उस अवस्था में क्या करना चाहिए कि उसकी पत्नी बीमार थी, दवाइयों की उसको जरूरत थी, पर जो दुकानदार था वो ज्यादा चार्ज कर ले रहा था क्योंकि पता है उसके पास ही वो दवाई उपलब्ध थी। तो इसको क्या चोरी कर लेनी चाहिए या ज्यादा चार्ज देके दवाई लेनी चाहिए, वो सब उसने अपने सिद्धांत में बताया। तो बच्चे अपनी अवस्था के हिसाब से उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। वो सब लॉरेंस कॉलबर्ग ने अपने इस सिद्धांत में समझाया है। तो कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने क्या कहा है? 3 अवस्थाएं बताई है, ठीक है। कौन सी? प्री कन्वेंशन यानी पूर्व परंपरागत, फिर दूसरी है परंपरागत और तीसरी है पश्चिम परंपरागत। 3 अवस्थाएं बताई। और जो 3 अवस्थाएं हैं उनमें से प्रत्येक अवस्था के दो दो स्तर बताए हैं। टोटल कितने स्तर बताए हैं? 6 तो स्तर बताए हैं, ठीक है। और 3 अवस्थाएं बताई है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, 3 अवस्थाएं और 6 स्तर, ठीक है। प्रत्येक जो अवस्था है उसके दो दो स्तर बताए हैं। पहले बच्चा क्या करता है? या तो माँ बाप की, माता पिता की बात मान लेता है, उससे नैतिकता का पालन करता है, या उनके दंड से बचने के लिए। पहली जो अवस्था उसका पहला स्तर क्या हो गया? आज्ञा दंड से बचने के लिए बच्चा क्या करता है? नैतिकता का पालन करता है। फिर क्या करेगा बच्चा? कि लेने देने वाला भाव आ जाए कि मैंने तुझे दिया तू मुझे दे, इस हिसाब से नैतिकता का पालन करे। जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा वो उसके साथ अच्छा करेगा, ठीक है। ये दूसरा स्तर हो गया पहली अवस्था का। फिर क्या होता है? दूसरी अवस्था में पहुंचता है परंपरागत में। उसमें बच्चा अच्छा बनने के लिए दूसरों की नजरों में जैसे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की वाला भाव आ जाएगा बच्चे में, ठीक है। फिर बच्चा थोड़ा समाज को समझने लगेगा, समाज के जो नियम कानून है उनको जान लग जाएगा। ये जो दूसरी अवस्था है उसका दूसरा स्तर है, यानी टोटल 4 स्तर कर लिए बच्चा ने दूसरी अवस्था तक पहुंचते पहुंचते। फिर बच्चा पहुंचता है
यानी पश्च परंपरागत अवस्था में। इसमें बच्चा में क्या हो जाता है कि उसने समाज को जान लिया, उसके जो नियम कानून, फिर वो उसमें बदलाव चाहेगा कि नहीं ये सही नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, ये उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा उसमें भावना आ जाएगी। और जो लास्ट स्तर बताए हैं वो है यानी सर्वोस्तर, इसमें बच्चा आत्म यानी जो अपने आंतरिक विवेक से सोचने लग जाएगा बच्चा, ठीक है। तो 3 अवस्थाएं बताई है और 6 स्तर बताए हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि जो निम्नलिखित में से कौन से लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था बतानी है हमें। तो पहली दी है प्रस्तुति अवस्था, दूसरी है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा है मूर्त से क्रियात्मक अवस्था और 4 है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो ये तो मनोसामाजिक सिद्धांत है, ये तो नहीं आएगा, एरिक्सन द्वारा दिया है। मूर्त से क्रियात्मक अवस्था ये पियाजे द्वारा दी गई, ये भी नहीं आएगी, यानी ये भी गलत होगा। अब बचा है ए और बी दो ऑप्शन। तो प्रसुप्ति अवस्था ऐसा तो कुछ लॉरेंस, पर जो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें बताई है। जो दूसरी अवस्था है उसकी, जो दूसरा स्तर है उसमें, तो ये इसमें राइट हो जाएगा, 2 का 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 3 नंबर, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो शिक्षक क्या कर रहा है, लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ध्यान दे रहा है, यानी लिंग के प्रति भेदभाव कर रहा है कि लड़कियों के प्रति क्या है, वो टीचर का रवैया सही नहीं है, वो लड़कों पे ज्यादा ध्यान देता है और लड़कियों पे नहीं देता, बल्कि टीचर को करना क्या चाहिए, दोनों को समान नजर से, दोनों को समान अवसर देके कक्षा का जो वातावरण है ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चों के मन में ऐसा ना आए कि वो लड़का है ये लड़की है, टीचर उसको ज्यादा अच्छे से बताएगा मुझे नहीं बताएगा, ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए, टीचर को करना ये चाहिए था। पर शिक्षक क्या कर रहा है, लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है, तो क्या है वो जेंडर जेंडर के प्रति पक्षपात कर रहा है, यानी लिंग भेदभाव की भावना है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, जेंडर पक्षपात कर रहा है, जेंडर की पहचान कर रहा है, जेंडर समानता या जेंडर समरूपता, तो क्या कर रहा है, पक्षपात कर रहा है वो। तो 3 का क्या आ जाएगा, हमारा जो फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो ही सही हो जाएगा, जेंडर पक्षपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एंड जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है, यानी ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी से संबंधित क्वेश्चन लगा लीजिए आप कि टीचर कर रहा है जेंडर पक्षपात, टीचर को करना ये चाहिए कि बच्चों के मन में ऐसी भावना न आए कि ये लड़का है ये लड़की है। टीचर अगर एक शिक्षक है तो वो लड़कों की तरफ ज्यादा ध्यान देगा, एक शिक्षिका है तो लड़कियों की तरफ, ऐसी भावना ना आए बच्चों के लिए, तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चर्चा के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, लिंग के प्रति उनमें जागरूकता लानी चाहिए, उनमें परिचर्चा का जो माहौल है वो रखना चाहिए कि हमें ऐसा करना चाहिए जिससे जो लिंग के प्रति जो भेदभाव है वो कम हो, यानी समरूपता का भाव लाना चाहिए टीचर को। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली तरीका बताना है हमें कौन सा रहेगा। पहला दिया जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, दूसरा है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, 3 है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, 4 है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। अगर हम अलग अलग व्यवस्था कर देंगे लड़कों और लड़कियों के लिए तो इससे क्या जो भेदभाव है वो कम होगा, नहीं ज्यादा होगा इससे, तो ये ऑप्शन तो गलत। 3 पे जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, यानी अगर हमने खेल समूह अलग अलग ही बना दिए, ये लड़कियों का खेल है ये लड़कों का खेल है, इसे सिर्फ लड़कियां खेलेगी इसे सिर्फ लड़के खेलेंगे, तो इससे क्या भेदभाव कम होगा, नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। दूसरा क्या, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ये ठीक है पर इतना नहीं, इससे क्या होगा कि जो लड़के हैं उनको अगर ऐसे एग्जाम्पल देंगे कि देखो कहाँ तक कौन कैसे आगे बढ़ा, तो क्या होगा, इससे भी एक जो भेदभाव है वो बढ़ेगा नहीं कि कम होगा। पर जो क्या जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा ज्यादा से ज्यादा, बच्चों को ऐसे अवसर उपलब्ध कराएं कि बच्चे उसके बारे में जाने समझे उस चीज को, तो वो चीज कम हो सकती है। तो क्या आ जाएगा, 4 का जो फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है। क्या कौन सी किस मनोवैज्ञानिक ने ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में, यानी कोई जो मनोवैज्ञानिक है उसने अपने सिद्धांत में इस चीज का प्रयोग किया कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय
जिज्ञासु यानी उनके मन में ऐसे विचार चलते हैं, मैं उस चीज को भी जान लूं, उस चीज को, यानी जिज्ञासु होते हैं, वो चीज को बहुत अच्छे से जानने की, पहचानने की उनमें जिज्ञासा बनी रहती है। ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? और किसको ध्यान में रखते हो? सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को। तो जहां ऐसा आपको लग जाए कि समाज को भी दिया गया है और सांस्कृतिक पहलुओं को भी महत्व दिया गया है, तो कौन सा सिद्धांत आपको सबसे पहले याद आएगा? सबसे पहले आएगा लेव वाइगोत्स्की, जिन्होंने सिद्धांत ही कौन सा दिया? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, कि बच्चा जैसे समाज के संपर्क में आएगा, सांस्कृतिक विषय वस्तु के संपर्क में आएगा, उसका जो ज्ञान है उसका विकास होता जाएगा। बच्चा ज्ञान के विकास के लिए कुछ सीमा तक खुद जान लेता है, फिर क्या होता है, उसको उससे ज्यादा जानकारी की जरूरत पड़ती है, जिसे उन्होंने कहा था मोर नॉलेजेबल अदर, एम के ओ। और इस जो वो सहायता करेगा, मोर नॉलेजेबल अदर है, उसको स्केफोल्डिंग पार्ट या ढांचा कहा था लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में। और जो ये क्षेत्र बताया कि यहाँ तक बच्चा करेगा, फिर उसको किसी की सहयोग की जरूरत पड़ेगी, उसको कहा था जेडपीडी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। एक और सबसे इम्पोर्टेंट आपने इन सिद्धांत में इन्होंने कहा है कि बच्चा अपने आप से जो निजी जो व्यक्तिगत वार्तालाप करता रहता है, वो उसके विकास में महत्वपूर्ण रोल, भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये सब इन्होंने लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। जहां सामाजिक सांस्कृतिक पहलू आ गए, वहां कौन सा मनोवैज्ञानिक आ गए? लेव वाइगोत्स्की। तो क्या हो जाएगा? 5 का आ जाएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? जिक्सो पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे है जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो जो अभी मैंने सिद्धांत बताया, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वाइगोत्स्की के द्वारा। उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है अपने सिद्धांत में, एमकेओ, जेडपीडी, स्केफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा और निजी वार्तालाप। इसमें नजमा अपने आप से ही तो बोल रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, जो गाढ़े रंग का है, जिससे जो वो पहली वो बना रही है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि वो अपने आप से क्या कर रही है? निजी वार्तालाप कर रही है। तो क्या आ जाएगा? 6 का फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? वो हमें बताना है। तो संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, यानी उनकी हेल्प करना। ठीक है, बच्चा कर रहा है, उसको जरूरत है उससे ज्यादा जानकारी की, कि वो उसको बताए कि आगे उसको कैसे करना है। उसको किसने कहा था? लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत का देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। उसको क्या कहा था? स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा, जो वो सहयोग दे रहे हैं उसको। तो प्रबलन तो नहीं है, अनुबंधन भी नहीं है, मॉडलिंग वैसा का वैसा प्रस्तुत करना वो भी नहीं है, पाड़ या ढांचा, हाँ ये हो जाएगा इसमें। तो 7 का क्या आ जाएगा? 4 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो जीन पियाजे आ गया। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कौन सा सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। 4 अवस्थाएं बताई। पहली संवेदीगामक अवस्था की, बच्चा इस अवस्था में सबसे ज्यादा अपनी जो संवेदी अवस्थाएं, जो इंद्रियां हैं, उनका प्रयोग करके सीखता है। जैसे बच्चा स्टार्टिंग में क्या होता है? रो के बताएगा, फिर बच्चा अनुकरण करेगा, यानी उंगलियों का, हाथों का प्रयोग करेगा। बच्चा सबसे ज्यादा इस अवस्था में इंद्रियों के प्रयोग से सीखता है। और इस अवस्था में कुछ विशेषताएं आ जाती है, जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है? चलना स्टार्ट कर देता है, लुढ़कना स्टार्ट कर देता है, यानी उसका विकास है वो, इस अवस्था में जो शारीरिक विकास है वो ज्यादा होता है। और इस अवस्था के लास्ट तक बच्चे में जो वस्तु स्थायित्व का गुण है, कि बच्चे के सामने से कोई वस्तु उठाएंगे, पहले बच्चे को नहीं पता है कि वो वस्तु कहाँ गई है, यानी वो जैसा बोलेंगे वैसा मान लेगा, पर बाद में बच्चे में क्या होगा कि नहीं, ये मम्मी ने उठाएगी या पापा ने उठाएगी, उसको वो पता चल जाता है। यानी वस्तु स्थायित्व का जो गुण है वो बच्चे में आ जाता है, भाषा का विकास स्टार्ट हो जाता है। फिर बच्चा पहुंचता है प्राक संक्रियात्मक, यानी दूसरी अवस्था में पहुंचता है बच्चा।
भाषा का विकास हो गया, बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और क्या होगा, बच्चे का जो है थोड़ा थोड़ा ज्ञान उसमें वर्धक हो, यानी ज्ञान अपना बढ़ाने, जिज्ञासा की जो अवस्था है वो अवस्था कह सकते हैं। फिर बच्चा पहुंचता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी उसमें इसमें इस वाली जो अवस्था है इसमें बच्चे में संरक्षण का गुण आ जाएगा, अल्टने पलटने का गुण यानी पहली जो अवस्था थी इसमें बच्चा क्या करता है, उसमें जो सीधा सीधा अगर हम उससे कुछ पूछेंगे तो उस चीज का वो जवाब दे देगा, अगर हम वही चीज उसको घुमा के पूछ लेंगे वो उस चीज का जवाब नहीं, यानी अपलटन का गुण रहता है बच्चे में। जीववाद यानी बच्चा जो पहला अवस्था है उसमें क्या होता है, जो निर्जीव अवस्था है उनको सजीव समझने लगता है। जैसे कोई लड़की होगी, अगर उसके पास कोई गुड़िया या डॉल होगी तो उसको क्या वो जैसा वैसा अपने जैसा करेगी, उसको नहलाएगी धुलाएगी खाना पिलाएगी, यानी उसको जैसा वह अपने साथ जो कर रही है वो उसके साथ भी करेगी। कोई लड़का होगा वो किसी और चीज को सजीव सोचने लग जाएगा, ठीक है। तो जीववाद का जो गुण है वो बच्चे में प्राक संक्रियात्मक अवस्था में रहता है। ये कुछ विशेषताएं हैं जिनसे सीधा सीधा क्वेश्चन जो परीक्षा है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमसे पूछा है मूर्त संक्रिया, इसमें संरक्षण का गुण आ जाता है बच्चे में, आलटने पलटने का गुण आ जाता है, और जो मूर्त चिंतन है वो भी बच्चा इस अवस्था में करने लग जाता है। फिर बच्चा पहुंचता है अमूर्त या औपचारिक अवस्था में, इसमें बच्चा में अमूर्त चिंतन आ जाता है, निगमनात्मक तर्क करने लग जाता है, ठीक है। ये सब गुण इसमें आ जाते हैं बच्चे में। हमसे पूछा है जो तीसरी अवस्था है जीन पियाजे की सिद्धांत की, उसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहला क्या दिया, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क या साध्यात्मक विचार, दूसरा दिया संरक्षण कक्षा समावेशन, तीसरा दिया स्थगित अनुकरण या पदार्थ स्थायित्व, चार दिया प्रतीकात्मक खेल या विचारों की अनुक्रियणता। ये आती है दूसरी अवस्था में, ये आती है पहली अवस्था में। जो ये दिया हुआ संरक्षण है कक्षा समावेशन, ये आता है तीसरी, और तीसरी अवस्था के बारे में हमसे पूछा है तो क्या हो जाएगा, 8 का जो 2 नंबर ऑप्शन है संरक्षण कक्षा समावेश। संरक्षण क्या होगा कि बच्चा इसमें बच्चा जो गणना संबंधी जो क्वेश्चन है वो उनको सोल्व करने है, कोई चीज कम है ज्यादा है, अगर वही चीज किसी दूसरे बर्तन में डालते हैं तो बच्चा बता देगा कि ये सेम है, वो सब इस अवस्था में बच्चे में आ जाता है। 8 का जो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है वो हमें बताना है। तो पियाजे ने अपने सिद्धांत में स्कीमा, ठीक है, उनका भी विवरण किया। स्कीमा किसी वस्तु को देखते हमारे मन में जो विचार जो व्यवहार आता है उसको पियाजे ने क्या कहा था, स्कीमा कहा। समायोजन का भी प्रयोग किया है, ठीक है। तो वो सब पियाजे ने अपने सिद्धांत में प्रयोग किया। इसमें वही हमें बताना है कि कौन से जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग पियाजे ने अपने सिद्धांत में किया है। तो स्कीमा का किया है, ये सही है। दूसरा क्या दिया, अवलोकन अधिगम, तीसरा दिया अनुबंधन, चार दिया परबल। तो इनका प्रयोग कहीं भी नहीं किया है पियाजे ने। अवलोकन किसी चीज को देख के अधिगम करना, अनुबंधन उस चीज को यानी एक जो क्रिया है उसके प्रति प्रतिक्रिया करना, जैसे ये क्रिया होगी उसके बाद प्रतिक्रिया आएगी, वो हो गया अनुबंध। तो ये पावलोव ने बताया था अनुबंधन वाला। परबलन किसने बताया था, स्किनर ने बताया था। तो स्कीमा जो है वो पियाजे ने प्रयोग किया है इस संरचना का अपने सिद्धांत में। तो क्या आ जाएगा, 9 का जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी जो आकलन हम बच्चों का करते हैं, आकलन असेसमेंट, इसमें क्या करते हैं हम बच्चों की जो कमियां हैं उसका जानने या टीचर की जो कमी है उसको जानने की तो कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें कि बच्चे ने कितना सीखा, और जो सीखा है वो सही सीखा है या नहीं सीखा, वही चीज तो हम जानने की कोशिश करते हैं जो आकलन करते हैं। तो प्राथमिक उद्देश्य यही रहता है आकलन का, ठीक है। पहला क्या ऑप्शन दिया है, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, यानी ये बच्चा अच्छा है ये बच्चा नहीं है, ये एवरेज है ये एवरेज से ज्यादा है, ऐसा नहीं, ये प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, ये लास्ट में ग्रेड वाली बात, ये नहीं है। दूसरा क्या है? समझना, ये ठीक है कि जो संबंध जो टीचर ने बताया है जो अवधारणाएं समझाई है उनके बारे में बच्चों ने क्या सीखा है, क्या स्पष्ट किया है, क्या समझा है, और अगर नहीं समझा तो गलत जो सीखा है वो क्या सीखा, उनको समझना और उसको दूर करना, वो आकलन का उद्देश्य है। तीसरा ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, ये भी नहीं। चार है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या उत्तीर्ण लिखना, तो ये तो लास्ट में करते हैं, यानी जब बच्चे का स्तर समाप्त होता है तब हम करते हैं कि बच्चा पास है या फेल है, और अब तो फेल होते ही नहीं है उत्तीर्ण होते हैं। तो क्या आ जाएगा, जो 2 नंबर का जो ऑप्शन है
वो इसमें राइट रहेगा कि जो हमने अवधारणाएं बच्चों को स्पष्ट की है वो बच्चे ने स्पष्ट की है या नहीं की है, अगर की है तो वो सही है या नहीं। तो 10 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11 क्या दिया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी बुद्धि के बारे में सही है। ये क्वेश्चन आ गया बुद्धि से संबंधित हमारा। पहला क्या दिया, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है, तो बुद्धि निश्चित नहीं है, सबकी अलग अलग है। क्या सब में बुद्धि सेम रहती है? नहीं, तो ये तो नहीं है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। 4 है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा या निर्धारित किया जा सकता है। तो बिल्कुल सटीक रूप से मापा या निर्धारित नहीं, ठीक है माप सकते हैं हम बुद्धि को, पर बिल्कुल सटीक नापना ये ठीक नहीं। 3 क्या दिया, बुद्धि एकात्मक कारकता एकाकी विषय, यानी एक कारक तो नहीं है, बुद्धि से बहुत कारक संबंधित है, तो ये भी। 4 क्या, बुद्धि बहुआयामी, हाँ बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया गया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। और जटिल योग्यताओं का एक समूह, यानी एक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि हो सकती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 11 का जो 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, यानी जो रूही है वो क्या किसी समस्या के एक से ज्यादा समाधान सोचने की कोशिश करती है। ऐसा जो बच्चा करता है वो क्या होता है, सृजनात्मक बालक होता है। यानी कुछ अलग जो बच्चा सोचेगा उसको हम सृजनात्मक बालक कहते हैं। तो किस गुण का परिचय दे रही है वो, सृजनात्मकता का। तो क्या आ जाएगा इसमें, जो पहला ऑप्शन है वो ही सही हो जाएगा कि सृजनात्मक विचारक है रूही एक। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 13 नंबर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों, यानी जो वंचित समूह है उनसे संबंधित विद्यार्थी हैं आपके कक्षा में, अगर उन बच्चों की सहभागिता है, यानी वो बच्चे आपके साथ सहयोग या जैसे आप उनको अवसर देते हैं वो हिचकिचाते हैं, बोलते नहीं है, यानी उनकी जो सहभागिता है वो कम हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, यानी उनको ऐसा बोल दो कि आप विद्यालय छोड़ के चले जाओ, तो ऐसा नहीं करना हमें। हमें बच्चों को शिक्षित करना है और ऐसी शिक्षा देनी है जिससे बच्चा उस चीज का अपने जीवन में प्रयोग कर सके, तो ये तो नहीं आएगा। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर, यानी जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहना, नहीं ना सुधार करो ना उसमें असुधार। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। 3 है, इन विद्यार्थियों ने से अपनी अपेक्षाओं को कम करना, यानी टीचर को उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि बच्चा कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता, तो ये भी नहीं, यानी ये तीनों ही जो पॉइंट दिए वो नेगेटिव पॉइंट हो गए एक प्रकार से। तो नेगेटिव तो हमें देखना ही नहीं है, हमें पॉजिटिव पॉइंट देखना है कि कौन सा शिक्षक के हिसाब से कि शिक्षक क्या कर सकता है उस कक्षा में वो हमें बताना है। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। हाँ, टीचर को ऐसे तरीके अपनाने चाहिए कि जिस तरीके से वो पढ़ा रहा है हो सकता है वो तरीका सही नहीं हो, तभी बच्चा उस चीज में इंटरेस्ट ना ले रहा, तो अपनी जो शिक्षण पद्धति है उसमें सुधार करेगा तो हो सकता है बच्चा जागरूक हो, उसकी रुचि उस चीज में बढ़े। और नए नए तरीके अगर टीचर लाएगा उनको बच्चों को समझाने के, तो बच्चे कुछ सोचेगा कि हाँ आज देखते हैं टीचर हमें कैसे क्या चीज समझाएंगे, किस तरीके से समझाएंगे, कौन सा जो तरीका है वो अपनाएंगे, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो 13 का जो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को लाना है अपने जो शिक्षण शिक्षण है उसमें। तो समावेशी कक्षा जिसमें हर बच्चे को हम एक साथ लेके क्या कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, यानी उसमें एवरेज बच्चा भी है, जो वंचित समूह के बच्चे हैं वो भी है, कोई विशिष्ट बालक भी है, यानी जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी है वो बच्चा भी, यानी एक समावेशी शिक्षा जिसमें हर प्रकार का बच्चा एक ही कक्षा में क्या कर रहा है, शिक्षण कर रहा है, यानी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो एक टीचर होने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो हमें बताना चाहिए। तैयार नहीं करना चाहिए, यानी शिक्षण योजनाएं नहीं बनानी चाहिए ऐसी कक्षा के लिए हमें। तो योजनाएं बनाएंगे तभी तो हम शिक्षण बेहतर करवा पाएंगे। कभी कभी तैयार करना चाहिए नहीं, रेगुलर होना चाहिए नियमित रूप से। 3 है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। 4 है, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है वो ही एक
सही है यानी पॉजिटिव पॉइंट है कि सक्रिय रूप से तैयार करनी चाहिए उसको शैक्षिक योजनाएं एक समावेशी कक्षा को शिक्षण करवाने के लिए। तो ये 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन में। 15 क्या दिया है, पठन वैकल्प या बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। यानी जो पढ़ने में बच्चे को दिक्कत है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। यानी बच्चा ए को बी, ये जो बी और डी होते हैं वो लगभग सेम से लगते हैं, बच्चा इस चीज में फर्क नहीं कर पाता है, यानी उसको पढ़ने में दिक्कत है, पढ़ने में अक्षमता बोल सकते हैं, डिसलेक्सिया। तो क्या है, धारा प्रवाह जो पढ़ना है वो बच्चे उस चीज में कमी है, तो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता है। पठन विकल्प क्या होता है, वही होता है पठन जिसमें डिसलेक्सिया होता है बच्चे में, वो बच्चा धारा प्रवाह यानी लगातार कंटिन्यूस रूप से उस चीज को नहीं पढ़ पाता है। और जो गणना में दिक्कत होती है बच्चे को उसको डिसकैल्कुलिया बोलते हैं। एक क्या होता है जो लिखने में बच्चे को दिक्कत हो, लिखावट में, ठीक है, बच्चा बी को डी लिख देगा, डी को ई लिख देगा, डब्लू को कुछ और लिख देगा, ई या डब्लू आगे पीछे लिख देगा, यानी उस चीज का पता नहीं है, वो होती है डिसग्राफिया। ठीक है, तो इस पे पठन विकल्प पे पूछा हमसे, तो धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता होती है। 3 नंबर जो ऑप्शन है 15 में वो राइट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। यानी जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है हमारा, इसमें जो समावेशी शिक्षा की बात की है कि हर बच्चे को एक साथ लेके हमें शिक्षण करवाना है, और शिक्षण भी ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के जीवन से संबंधित हो, उस चीज का बच्चा उस चीज को उपयोग कर सके। यानी जो बोला हुआ है कि क्या है, 14 ईयर तक बच्चे को क्या करना है, शिक्षित, यानी 1 से 8 की जो शिक्षा है सरकार ने उसको क्या कहा है, कंपलसरी कर रखा है। क्यों कर रखा है कि इस अवस्था में बच्चा अगर इतनी शिक्षा ग्रहण कर लेता है, ठीक है, यानी ऐसी शिक्षा अगर बच्चा ग्रहण कर लेगा तो वो किसी पे डिपेंड नहीं होगा, अपना जीवन है वो खुद से क्या है अच्छे से बिता सकेगा। तो वो ही हमें इसमें बताना है, जो समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है वो किस पर आधारित है वो आपको बताना। पहला व्यवहारवादी सिद्धांत है, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति है। तीसरा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है। 4 है मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना है। तो कौन सा आपको लग रहा है जो इसमें सही होना चाहिए, तो व्यवहारवादी तो नहीं है, अशक्त बच्चों के प्रति भी है नहीं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा कमजोर है सिर्फ उसी को ध्यान में लेके ये समावेशी शिक्षा बोला, नहीं, सबको साथ लेके चलेंगे तो बच्चे के प्रति एक दूसरे के प्रति जो भावना है वो पता चलेगी, कैसा क्या करना है हम। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य नहीं, तो जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो ही इसमें सही रहेगा 16 में। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से होता है। तो संरचनावादी ढांचा क्या होता है, यानी जिसमें बच्चा खुद से क्रिया करके सीखता है, यानी खुद से वो उस चीज को करेगा, रचना करके देखेगा, वो है संरचनावादी ढांचा। इसमें अधिगम प्राथमिक रूप से कैसे होगा, क्रियाशील होके कर रहा है बच्चा, यानी यंत्रवत याद करने पर आधारित है, नहीं तो याद नहीं करवाना है, बच्चा करेगा, उस चीज को जानेगा तो वो याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो चीज वो बच्चा समझ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगी उसको वो चीज, तो ये तो नहीं आएगा। प्रबलन पर केंद्रित है, यानी बच्चा सिर्फ ऐसे कि टीचर मुझे अच्छा बोलेगा या कोई मुझे पुरस्कार देगा इसलिए बच्चा कर रहा है, तो ये भी नहीं। अनुबंधन द्वारा अर्जित है, ये भी नहीं। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, हाँ, बच्चा क्रियाशील कर रहा है, यानी उस चीज को जान रहा है, समझ रहा है, स्पष्ट कर रहा है, यानी अवबोध कर रहा है उस चीज का, तो उस पे आधारित है संरचनावादी अधिगम है वो। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, अनेक घटनाओं के बारे में, जो अनेक घटनाएं हैं उनके बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सृजनात्मक सिद्धांतों के संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी अनेक घटनाएं घटित होती है, बच्चे उसके बारे में अपने विचार बना लेते हैं, तो एक टीचर होने के नाते आपको क्या करना चाहिए। पहला है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा, यानी बच्चे ने जो समझा है, जो जाना है, अपने जो अवधारणाएं बनाई है उसको समझ मतलब अनदेखा ही कर दो, उसको सुनो ही मत। नहीं, ऐसा नहीं करना, इससे तो बच्चा क्या कुछ सोचेगा ही नहीं, कि टीचर तो जाते ही मुझे ये बोलेगा ये तो गलत है, आपने तो ये किया ही नहीं, जो मैंने बताया वो सीखा ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना। बच्चे को दंडित भी नहीं करना है। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, यानी यह रटाना तो है ही नहीं, हमें उस चीज को स्पष्ट करना है। तो 4 क्या दिया, प्रतिकूल प्रमाण उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को
चुनौती देनी चाहिए। यानी बच्चे ने जो विचार, जो अवधारणाएं बना दी है, उससे संबंधित उदाहरण दो, ठीक है। और उसने जो अवधारणा बनाई है उससे संबंधित उसको कुछ ऐसा कार्य दो ताकि बच्चा सीखे कि उसने जो किया वो गलत था, जो ऐसा करेगा तो सही होगा। तो क्या हो जाएगा, 18 का जो 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो छात्र केंद्रित क्या होगा, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा क्रियाशील है, टीचर बताएगा बच्चा करेगा, यानी खुद से करेगा बच्चा उस चीज को, वो होगा छात्र केंद्रित। उसमें क्या होगा, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर है नहीं, बच्चे के अनुभव को प्रमुखता देनी है। 3 है यंत्रवत याद कराना है। 4 है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना है तथा वर्गीकरण। जो 4 है वो भी नहीं आएगा, और जो 3 है यंत्रवत याद भी नहीं करना। पर इसमें जो 2 नंबर ऑप्शन है वो क्या है, बच्चों के जो अनुभव, यानी उसने जो किया उससे उसको जो अनुभव हुआ वो टीचर को देखना है कि वो उसका जो अनुभव है वो कैसा है, और उसी के हिसाब से बताना है कि हाँ आपने बहुत किया, अच्छा किया, ठीक है। यानी उनके जो अनुभव है उनको प्रमुखता देनी है। तो 19 का क्या आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से है, यानी जो हमारी इमोशन है और जो संज्ञान है, यानी जो हमारा ज्ञान है, वो क्या है, एक दूसरे से संबंधित है नहीं है, दोनों अलग अलग है, इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये क्या है, जो संवेग और जो संज्ञान है एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। ये हमारा जो इमोशन है वो हमारे संवेग से संबंधित, जो हमारे संज्ञान है उससे संबंधित होते हैं। अगर हम खुश होते हैं, हमारी उस चीज में रुचि होती है, तो ये हमारा संवेग होता है। उस चीज को हम अच्छे से करते हैं तो हमारा जो ज्ञान है वो अच्छा हुआ। तो क्या हो गया, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित है, पूर्णतः अलग है नहीं, स्वतंत्र है नहीं, सन्निहित है, संबंधित नहीं है। तो क्या आ जाएगा, सन्निहित है, यानी एक दूसरे से संबंधित है ये। तो क्या आ जाएगा, 20 में जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 21, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो वो या क्या, संरचनावादी। तो संरचनावादी जिसमें बच्चा खुद से क्रिया करके उस चीज को समझ रहा है, जान रहा है। जो सिद्धांत है उनके अधिगम के अनुसार क्या करना चाहिए वो हमें बताना है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं समण की प्रक्रिया है। दूसरा अधिगम यंत्रवत याद कर, यानी जैसा लिखा है वैसे का वैसा रट दो, तो वो तो संरचनावादी नहीं है, ये तो गलत। तीसरा क्या, अधिगम आवर्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों को अनुबंधन है। 4 अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो संरचनावादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग सबसे सही है। तो अधिगम पुनरुत्पादन, यानी हमने जो किया उसका दोबारा से उस चीज को उत्पादन करना और उस चीज को याद रखना, तो ये संरचनावादी नहीं। संरचनावादी क्या कहते हैं कि बच्चे को खुद से करवाओ, उस चीज की रचना बच्चा खुद करेगा, तो वो चीज उसको ना रटने की, ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बच्चे को वो चीज हमेशा के लिए अपने दिमाग में बच्चा उस चीज को याद रखेगा। तो इसमें जो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की एक क्या है, प्रक्रिया, यानी सक्रिय रूप से अगर हम रहेंगे उस चीज में तो वो चीज हमारे, अगर हम उस चीज को छोड़ देंगे, जो हमने सीख लिया उसको छोड़ दो, बाद में उसका कोई उपयोग या कुछ नहीं करना तो भूल जाएंगे कुछ टाइम पे। अगर हम उस चीज में सक्रिय रूप से रहेंगे, उस चीज का उपयोग करेंगे बार बार, अपने जो अनुभव है उनका बाद में भी उपयोग करेंगे, जो हमारे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमें याद रहता है, ठीक है। अगर हम उसमें सक्रिय रूप से नहीं रहेंगे तो वो चीज हम भूल जाएंगे। तो सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की एक प्रक्रिया है संरचनावादी सिद्धांत, ठीक है। तो 21 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 क्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण या गैर उदाहरण देने की क्या परिणाम है वो आपको बताना है। पहला दिया, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। 3 है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। 4, यह अवधारणा समझ के बजाय कार्य विधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सही रहेगा, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने का एक प्रभावशाली तरीका है ये, ठीक है। 22 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 23 क्या दिया, बच्चों को अधिक गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना, और जरूरत है तब उनको दंड का भी
प्रयोग करना। तो ये किस इससे क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है। तो लगातार अगर हम पुरस्कार देंगे, बच्चे ने एक जो टेस्ट है उसमें अच्छे नंबर ला लिए तो पुरस्कार दे दिया, अगर कुछ और गतिविधि करवाई उसमें अच्छा कर लिया तो पुरस्कार दे दिया, तो इससे क्या होगा कि बच्चा सिर्फ पुरस्कार के लिए पढ़ना या उस चीज को जानने की कोशिश करेगा। उसके अंदर जो आंतरिक जो प्रेरणा होनी चाहिए, उसकी जो रुचि है वो इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो पुरस्कार के लिए पढ़ेगा या दंड से बचने के लिए करेगा। ऐसा न करके हमें बच्चे की जो आंतरिक प्रेरणा है उसको बढ़ाना है, उसको प्रोत्साहन देना है। पहले बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, तो बाहरी अभिप्रेरणा कम कहाँ हो रही है, पुरस्कार देने से तो बढ़ रही है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ेगी नहीं, इससे घटेगी, ये भी नहीं। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करे, प्रोत्साहित नहीं करेगा ये। 4 है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होती है, ये ऑप्शन इसमें राइट रहेगा 4 नंबर 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी, पहला दिया हुआ है शारीरिक दंड, दूसरा दिया है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, तीसरा दिया सतत एवं समग्र मूल्यांकन, 4 दिया निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो शारीरिक दंड तो देना ही नहीं, ठीक है। इससे बच्चा या तो विद्यालय से आना ही बंद कर देगा, या जो जिस कक्षा में उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है उस कक्षा में जाना या उस टीचर के प्रति, यानी उसकी जो क्या होगा, इससे बच्चे में उस चीज के प्रति हीन भावना आ जाएगी। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण ये सही है। बच्चे को अगर हम ऐसा है कि बच्चा कर रहा है, कहाँ उसको सहयोग की जरूरत है तो सहयोग करो। ऐसा करने से बच्चे की जो प्रेरणा है वो बढ़ेगी आंतरिक। सतत या समग्र मूल्यांकन यानी टाइम टाइम पर बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं हम, जान रहे हैं कि बच्चा कितना कर रहा है कितना नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी जो प्रोग्रेस है वो उसको जान रहे हैं, तो ये भी सही है। निरंतर तुलनात्मक मूल्य, तुलनात्मक मूल्यांकन तो करना नहीं है। यानी दो बच्चों के प्रति अगर हम तुलना करने लग जाएंगे तो क्या होगा, बच्चा बोलेगा कि इसको ज्यादा आता है उसको कम आता है, यानी उसके प्रति जो एक दूसरे के प्रति जो भावना है वो गलत हो जाएगी, तो ये भी नहीं है। यानी जो 2 है 3 जो है, 2 और 3 वो इसमें राइट रहेंगे। तो 2 और 3 कौन से ऑप्शन में है, 2 नंबर ऑप्शन में है। तो क्या आ जाएगा हमारा 24 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। जो जटिल अवधारणा यानी जो मुश्किल, उसको टीचर कैसे बच्चों के लिए आसान कर सकता है वो आपको बताना है। एक व्याख्यान देकर, व्याख्यान से हो सकता है बच्चा उस चीज को समझ जाए, पर कुछ टाइम, क्योंकि इसमें टीचर का रोल है, बच्चा इसमें कुछ नहीं कर रहा, तो ये नहीं। दूसरा है प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, तीसरा है बार बार यांत्रिक अभ्यास के, बार बार अगर हम यांत्रिक अभ्यास करेंगे तो बच्चा उस चीज से बोर हो जाएगा यानी उब जाएगा, तो ये भी है। 4 है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर, तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सबसे सही होना चाहिए, तो ये आ जाएगा अन्वेषण, यानी बच्चे को उस चीज से संबंधित जानने की, खुद से बोलो कि आप उससे संबंधित कोई जो आपके प्रति जो आपके जो अनुभव है या अपने आसपास आपने कुछ देखा है या सीखा है, यानी उस चीज का अन्वेषण और उस चीज से परिचर्चा अगर हम करवाएंगे बच्चे की, तो बच्चा उसमें खुद क्रियाशील है, तो वो चीज वो अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगी। और टुकड़ों में बांट बांट के, यानी एक बड़ी अवधारणा उसको अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में करवाएंगे, लास्ट में उनका सबका सही कर देंगे, ठीक है, तो वो बच्चा उस चीज को अच्छे से कर पाएगा। तो क्या हो जाएगा 25 का 4 नंबर जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है वो आपको बताना है। प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाना है, तो क्या करना चाहिए, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार पुरस्कार देना ठीक है, पर हर कार्य के लिए नहीं, ये नहीं। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर नहीं, गलत उत्तरों को अस्वीकार्य अवदंडित करके। 4 है बच्चों को सहजानोद अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके उसी पर आधारित विचार मंथन करके। हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे को उस अवधारणा से संबंधित आप आप सोचो, आप उस चीज को जानो, यानी खुद से अगर वो टीचर बोल रहा है कि बच्चों आप खुद से करो उस चीज को, तो वो सही है।
तो ये तरीका सबसे अच्छा होगा, तो 26 का 4 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा। 27 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि या विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो आपको पता है जो अवस्थाएं हैं उनको कैसे बांट रखा है हमने, 0 से 2 शेष अवस्था, ठीक है। 2 से या 3 से लगा लीजिए, 3 से जो 11 या 12 तक होती है उसको बाल्यावस्था बोलते हैं, और बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा है। 3 से जो 6 तक होती है वो हमारी पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। और जो 7 से लेके 11 तक रहती है वो उत्तर बाल्यावस्था रहती है। फिर आती है हमारी किशोर अवस्था, 12 से लेके 18 या 19 तक। तो हमें बताना है कौन सी इनमें से कौन सी जो अवस्था है उसमें जो शारीरिक वृद्धि यानी जो हमारा शारीरिक विकास है और जो वृद्धि है वो सबसे ज्यादा होती है। तो आपको पता है जब बच्चा शैशव अवस्था में होता है तब उसका शारीरिक विकास, बच्चा जल्दी जल्दी क्या होता है, बड़ा होना स्टार्ट करता है, यानी उसका जो शारीरिक विकास है शैशव अवस्था में, बीच में थोड़े टाइम के लिए हमें ऐसा लगता है कि बच्चा तो बढ़ ही नहीं रहा, यानी जो बाल्यावस्था आती है उसमें बच्चा का जो विकास है वो कुछ टाइम के लिए बिल, बिल्कुल नहीं रुकता है, थोड़ा कम हो जाता है, और जैसे ही किशोरावस्था में पहुंचता है बच्चा एकदम से उसका जो शारीरिक विकास वो तीव्र गति से घटित होता है। तो कौन सी अवस्था आ जाएगी, जो हमारी 3 से 6 यानी प्राथमिक बाल्यावस्था भी बोल सकते हैं, और क्या होती है हमारी किशोर अवस्था, उसमें जो बच्चे का जो विकास है वो सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है, शैशवावस्था, प्राथमिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था नहीं आएगी, मध्य बाल्यावस्था किशोर अवस्था नहीं आएगी, किशोर अवस्था और वयस्क अवस्था नहीं आएगी, यानी ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत, और ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन इसको में लग रहा है जो सही होना चाहिए, फर्स्ट ही इसमें राइट रहेगा, शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी जो 0 से लेके 6 तक वाली जो अवस्था है उसमें जो हमारा जो शारीरिक विकास है वो सबसे ज्यादा होता है, फिर किशोर अवस्था में होता है, बीच में कुछ टाइम के लिए कम हो जाता है, ठीक है। तो किशोर अवस्था वाला ऐसा ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, तो कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा 27 का। 28 क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास तो आपको पता है निरंतर होता रहता है, विकास कभी नहीं रुकता, यानी जन्म पूर्व से स्टार्ट हो जाता है हमारा विकास और मृत्यु तक लगातार चलता रहता है। विकास से क्या होता है, सिर से पैर की तरफ होता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है, सबका विकास ऐसे ही होता है। और जो हमारा विकास है उसमें जैसे हम यहाँ के हैं और कोई बाहर का है तो सबका विकास सेम ही हो रहा है, यानी विकास का जो समान गति का और हर बच्चे का जो विकास है वो अलग अलग होता है, यानी किसी बच्चे में भाषा का विकास ज्यादा हो जाता है, किसी में लेट होता है, कोई जल्दी चलना सीखता है, यानी किसी का शारीरिक विकास ज्यादा होता है, किसी का शारीरिक विकास लेट होता है, यानी जो गति है वो सबकी अलग अलग रहती है, ठीक है। ये विकास के सिद्धांत होते हैं। पहला विकास जीवन पर्यंत होता है, तो ये तो विकास का सिद्धांत है। विकास परिवर्तन यानी विकास में परिवर्तन संभव है। तीसरा है विकास आनुवंशिकता या पर्यावरण दोनों के प्रभाव द्वारा प्रभावित होता है, तो ये भी विकास का सिद्धांत है, यानी आनुवंशिकता भी है और पर्यावरण दोनों का रोल रहता है विकास में, ठीक है। जो हमें अपने पूर्वजों से मिल गया और जिस पर्यावरण में उसका पोषण हो रहा है वो दोनों ही विकास में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये भी विकास का सिद्धांत है। 4 के विकास सार्वभौमिक है, ठीक है, तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, क्यों नहीं करते, करते हैं सांस्कृतिक यानी पर्यावरण उसको प्रभावित क्यों करता है, तो ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, 4 नंबर गलत ही हमसे पूछा है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो 28 का क्या आ जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29 क्या दिया, व्यक्ति विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है, यानी जो हर बच्चे में जो विभिन्नता पाई जाती है उसका कारण हमें बताना है कि क्या कारण रहता है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पत्ती या कोड, दूसरा जन्मजात विशेषताएं, तीसरा पर्यावरणीय प्रभाव, चार है आनुवंशिकताएं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, यानी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसमें आनुवंशिकता भी है और पर्यावरण भी, दोनों के बीच जो क्रिया होती है वही व्यक्ति विभिन्नताओं के लिए क्या होता है, उसी के द्वारा जो व्यक्ति विभिन्नता है वो निर्धारित होती है, तो क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 29 में। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक सामाजिक एजेंसी का उदाहरण है। प्राथमिक होती है सामाजिकरण, सामाजिकरण क्या होता है सबसे पहले, यानी बच्चा जो समाज के जो नियम है, जो रूल है, रेगुलेशन है कि समाज में कैसे रहना है, क्या करना है, किस क्या नहीं करना है, वो सब जब जानना स्टार्ट करता है वो बच्चे का सामाजिकरण होगा। सामाजिकरण की जो प्राथमिक एजेंसी होती है वो परिवार है, यानी सबसे पहले बच्चा अपने माता पिता अपने परिवार के जो सदस्य हैं उसी के संपर्क में आता है,
फिर आस पड़ोस में आते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक एजेंसी परिवार हो गया। फिर क्या होता है, जो दूसरी है बच्चा कहाँ, विद्यालय में जाना स्टार्ट करता है। सबसे पहले तो विद्यालय नहीं जाता, तो क्या हो जाएगी, दूसरी जो एजेंसी आ जाएगी, विद्यालय आ जाएगी। परिवार एवं पास पड़ोस ये प्राथमिक में आएगा। परिवार एवं मीडिया, मीडिया नहीं आएगी, मीडिया में द्वितीय में आएगी मीडिया। ठीक है, विद्यालय और मीडिया, हाँ ये ठीक है। इसमें विद्यालय भी द्वितीयक में आएगा और जो मीडिया है वो भी द्वितीयक में आएगी, तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। द्वितीयक एजेंसी तो पूछा था हमसे, तो 30 का 3 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके साथ ही हमने कर लिया सीडीपी के 30 क्वेश्चन आंसर को डिटेल से डिस्कस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।